कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए चंद्रमणि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC BPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग को लेकर, जिसको सबसे अधिक इग्नोर किया जाता है। आंसर राइटिंग जिसको सबसे अधिक इग्नोर किया जाता है। आपके आसपास भी मैंने इस पे कुछ नोट किए हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो मैं पहले बता देता हूं आपको। और इग्नोर कैसे किया जाता है, अक्सर आप के आसपास कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल ही जाएंगे, मुझे तो मिलते ही रहते हैं, जो ये कहेंगे कि बस मेरा पीटी एग्जाम रुक रहा है, पीटी एग्जाम निकल गया ना तो मेंस तो मेरा नहीं रुकेगा। हम इतना अच्छा आंसर लिखते हैं कि मेंस मेरा नहीं रुकेगा। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम कहीं पे राइटर हैं, या हम मेरे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, या हम कलर्कियल काम कर रहे हैं, वहां लिखने का ही काम करते हैं, तो हम वहां भी लिख देंगे। हमारी हाथ रुकती ही नहीं है, कलम हाथ में आती है, तो कई सारी चीजें होती है, तो हाँ लिख देंगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हमको पेज भर देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले टीचर पेपर चेक करते हैं, या यूनिवर्सिटी वाले, तो हम अगर पेज भर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। एक ये है, और एक ये भी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, माने इतने क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कर लें कि वहां जाके हम आराम से आंसर को लिख देंगे। मतलब 50, 100, 200, 500 क्वेश्चन लिख देते हैं और वहां पे हम आंसर कर लेंगे। ये सारी चीजें मन में होती है। एक्चुअली ये सब चीजें जो है ना, वो गड़बड़ कर देती है। ये चीजें मदद नहीं करके नुकसान क्रिएट करती है। और हम लोग इस वीडियो के अंदर देखें अभी का जो ये टाइम है, 67 के एग्जाम के पहले CDPO वाले, या जो भी स्टूडेंट आगे एग्जाम देने वाले, इवन 68 वाले जो पहली बार 68 में बैठेंगे, उन सब के लिए ये सबसे आइडियल टाइम है आंसर राइटिंग इंप्रूव करने का। सवाल है अब यहाँ पे जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे में जो आप वहां लिखते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए, और जो टेल वर्ड्स होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ड लिमिट, कितने वर्ड में लिखना है आंसर को, पेन का यूज, ये सारे और जो कुछ माइथ है, जो भ्रम है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी आपको बताया है कि जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसमें टेस्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंस है। टेस्ट आपको देना चाहिए, इसीलिए जब मेंस के एग्जाम में आप बैठते हैं, उसके पहले आपको उसके लिए आंसर राइटिंग करना आना चाहिए। आंसर राइटिंग, क्योंकि आप एक बात बताइए, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी धुरंधर हैं, उनके पास पॉइंट्स बहुत सारे हैं मेंस के अंदर, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा है, और जब वहां पे प्रेजेंट करने के लिए उनको दो ना, जैसे ही वहां लिखने लगेंगे तो चीजें बिखर जाती है। इस बात का प्रूफ आप घर के अंदर बैठ के खुद ही कर लीजिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा आंसर लिखते हैं कि खराब आंसर लिखते हैं, आप अकेले में बैठ के कीजिए, किसी को मत बताइए ये बात। आप एक क्वेश्चन ऐसा लीजिए जो बहुत आसान है। क्वेश्चन को आपने याद नहीं रखा, ये ध्यान रखना, बहुत इजी है। आंसर याद नहीं है, आप बहुत इजी है उसको, आप कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप किताब उठाइए, नोट्स उठाइए, उसको देख कर लिखिए, और सेम ही क्वेश्चन को देख के लिख लीजिए पहले अच्छे से। सेम ही क्वेश्चन को या उसी से मिलता जुलता कोई और सवाल जिसपे आपकी अच्छी पकड़ है, अब टाइम बाउंड में लिखिए, टाइम के अंदर लिखिए, पेज लिमिट को ध्यान रखिए, सब चीज को ध्यान रखते हुए वहां पे स्टॉप वॉच लगा दीजिए, और उसके बाद आंसर लिखिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो 100%, 99 का तो सवाल ही नहीं है, 100% आपका आंसर बिगड़ेगा। कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं कि आंसर आपका नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ना ही बिगड़ना है। अब यहां पे इसीलिए कहा जाता है कि आप कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। जब पेपर किसी के सामने जाता है, आपने बीपीएससी में पेपर लिखा, वो जब किसी के सामने जाएगा, आप कितने विद्वान हैं उसको क्या फर्क पड़ता है इससे। आपने पेपर में क्या लिखा है उसको इससे मतलब है। वो जब चेक करेंगे आपकी कॉपी को, तो आप जितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट किए रहेंगे, आपके आंसर में जितना अच्छा फ्लो होगा,
उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि आप कुछ भी लिख दीजिए और घर के बाहर हम बहुत विद्वान इंसान हैं और वो आपको बिखरे हुए आंसर पे नंबर दे, ये संभव नहीं है। इसीलिए आपको आंसर राइटिंग सीखना चाहिए और इसको सीखने में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने भी स्टार्ट किया और हो गया। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है, उसको कितनी खूबसूरती से आप लिखेंगे ये आपको सीखना है। अब 3 घंटे जब एग्जामिनेशन के अंदर मिलता है ना, उस 3 घंटे का प्रेशर क्या होता है? 3 घंटे होते हैं, ठीक है। 3 घंटे का प्रेशर क्या होता है? इस 3 घंटे में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसी क्वेश्चन को समझना भी है और उसी को फिर लिखना भी है। क्या क्या करना है 3 घंटे में? सवाल को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और उसको लिखना भी है। गलती कहां हो जाती है? यहां गलती नहीं होती है, यहां गलती नहीं होती है। गलती होती है कहां? यहां तो आप पढ़ ही लोगे सवाल। गलती होती है यहां, जो मेन गलती है ना आपका, वो यहां हो जाता है और इसी के आधार पे गलती फिर यहां होती है। कुछ स्टूडेंट डिसएग्री करेंगे, मुझे पता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे अनुभव के साथ, और ये चीजें होंगी ही, इससे एक भी स्टूडेंट नहीं बचता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजों में स्किप आप कर सकते हो, यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप इसमें फंसेंगे ही फंसेंगे अगर इसका इंपॉर्टेंस पहले से नहीं समझा तो। अब यहां पे आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर राइटिंग शुरू, पढ़ लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष में किए गए कार्यों का व्याख्या करें, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी काम किया उनकी व्याख्या करें, पढ़ो, आंसर लिखो। दूसरा सवाल, महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें, पढ़िए और आंसर लिख दीजिए, सेमी आंसर लिख दीजिए। लेकिन दोनों ही क्वेश्चन में अंतर है, दोनों ही क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चन का, आंसर का, तो दोनों ही में ही अंतर है। लेकिन अगर हम इस अंतर को नहीं समझ सके तो हम लिखेंगे कैसे? हम सेम चीज लिख देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है एक में एक्सप्लेन करने के लिए, एक में पूछ रहा है इवेल्युएट करने के लिए। एक्सप्लेन करने का फॉर्मेट अलग होता है, इवेल्युएट करने का फॉर्मेट अलग होता है। कैसे होगा? कैसे होगा फिर? ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहां पे समझना जरूरी है। समझने के लिए जो पीछे क्वेश्चन के टेल वर्ड्स होते हैं, टेल वर्ड होता है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है? और जो क्वेश्चन है उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार एग्जाम के पहले ही प्रैक्टिस कर, मतलब एग्जाम हॉल में ये स्थिति आई ही नहीं, इसके लिए इसकी गंभीरता को देखते हुए जो आप एग्जाम के पहले तैयारी कर रहे हैं उसी दौरान खुद को मजबूत कर लीजिए, उसी दौरान खुद को मजबूत कर लीजिए। यानी जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसी दौरान क्वेश्चन को 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये हमसे क्या लिखवाना चाह रहा है, और क्वेश्चन जो डिमांड करे उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखो। क्योंकि अक्सरहा जो होता है, अक्सरहा जो आप कई सारे अपने दोस्त से या कई सारे स्टूडेंट से जब सुनते होंगे कि हमने खूब अच्छे से लिखा है, हमने पेज भर दिया है, लेकिन आयोग ने हमारे साथ बेईमानी कर दी, उसने हमें नंबर ही नहीं दिया। एक्चुअली आयोग ने बेईमानी नहीं की है, उस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन के साथ बेईमानी कर दी। क्वेश्चन कह रहा था इवेल्युएट करना, उसने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन कर रहा था एक्सप्लेन करना, उसने इवेल्युएट कर दिया। अब वो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बदल गया और आपके आंसर का फॉर्मेट ही नहीं बदला। कई बार आंसर रट के जाते हैं, वही चिपका देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो वैसी स्थिति में दिक्कत होती है, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। अब सवाल है होना क्या चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिए और जब क्वेश्चन समझे ना, यहां पे
फॉर्मेट बनाना बहुत ही जरूरी है, फॉर्मेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपसे सवाल आया कि गांधी युग को गांधी जब आए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसको गांधी युग क्यों कहते हैं, या गांधी जी के आने के बाद ऐसा क्या क्या बदल गया। ठीक है, बदल गया। अब मान लो इसको फॉर्मेटिंग आप करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद बॉडी का पार्ट होगा, इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे ही रफ वर्क करेंगे। हर आंसर के करने के पहले रफ वर्क में क्या लिखो, यहां पे लिखोगे साध्य और साधन, ठीक है। उसके बाद लिखोगे अहिंसा, सत्याग्रह, ऐसे करके सत्याग्रह। उसके बाद फिर अब नीचे चलते चले जाइए, अब जो जो आपको करना है। यानी यहां पे जब आप, और यहां एक और चीज, अब यहां पे सर्वोदय भी है इनका, ठीक है। यहां पे क्या है, अरे कोई नहीं, हाँ, संघर्ष विराम संघर्ष है, विराम और फिर संघर्ष है। मैं जस्ट, और ये जो जिस राइटिंग में फॉर्मेटिंग हो रहा है ना, इसी राइटिंग में आपको भी फॉर्मेटिंग करनी है। यहां पे कुछ भी सजा के नहीं लिखना है, यहां पे कुछ भी बहुत डिजाइन से नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके आंसर के पीछे वाले पेज पे ये फॉर्मेटिंग, और ये फॉर्मेटिंग जो आप करेंगे ना, इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका आंसर जो है वो फ्लो में आ जाएगा, पूरा फ्लो में आ जाएगा, और फ्लो में आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो, जैसे ये जो सर्वोदय वाला है ना, इसको हम इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। हमको लगेगा कि नहीं, ये नीचे होना चाहिए। ये जो संघर्ष विराम संघर्ष वाला कॉन्सेप्ट है, हम इसको सोचेंगे कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। यानी आपने जो जो आपको पॉइंट्स याद है, आपने फटाफट उस पॉइंट्स को नीचे लिख दिया। अब उस आंसर राइटिंग में सिर्फ पॉइंट्स का ही महत्व है ऐसा नहीं है, उस पॉइंट को आप अरेंज कैसे करते हैं उसके वैल्यू के हिसाब से। यानी अगर आपको लगता है कि सत्य और साधन, अहिंसा ऊपर होना चाहिए या सर्वोदय ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, तो उसको भी आपको करना है, वहां पर भी नंबर मिलता है। क्योंकि आपके मजबूत पॉइंट अगर नीचे रहेंगे तो वो आपको, जैसे अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट के अगर ओपनिंग ना करें तो फिर उसका मतलब नहीं बनता ना, स्टार्टिंग ही नहीं बढ़िया मिलेगा, स्टार्टिंग बढ़िया मिलेगा नहीं तो कितना स्कोर बाद में कर लोगे। तो उसी तरह से जब अच्छे पॉइंट रहेंगे तो चेक करते कि अच्छा ये पॉइंट लिखा है तो उसको समझ में आ गया कि इस लेवल पे पहुंच गया लड़का, तो कुछ ना कुछ लिख ही दिया होगा। तो इससे आपको क्या होगा, अपने आंसर को एक फ्लो देने में आसानी होगी। इसके अलावा यहां पे क्या होगा, और फॉर्मेटिंग का जो कॉपी चेक कर रहे होंगे ना, आपके जो कॉपी चेक, उनको लगा हो कि नहीं इस लड़के ने काफी हर क्वेश्चन पे काफी मेहनत किया है। आप नहीं भी आपको करना है ना, आप बहुत एक्सपर्ट भी है ना, तब भी ये फॉर्मेटिंग आप कर दो पीछे। वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं, और फॉर्मेटिंग का उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन ये फॉर्मेट आपको जब आप तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आपको इस तरह की फॉर्मेटिंग के बाद ही अपने आंसर को लिखना है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। आप इंट्रो में भी आप कुछ ऐसा डालना चाहते हैं उसको भी लिख लीजिए, कंक्लूजन में डालना चाहते हैं उसको लीजिए। कोई डेट है, कोई फैक्ट है जो आप भूल सकते हैं जब आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दोगे, उसको भी यहां पे डाल दो। ये काम आपको आंसर राइटिंग जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस दौरान आपको करते रहना है लगातार, कम से कम 50-100 क्वेश्चन पे तो लगातार ही करना है। इससे क्या होगा, लगेंगे फॉर्मेटिंग, तब आप जो टेल वर्ड्स है जैसे इवेल्युएट करना, कमेंट करना, एक्सप्लेन करना, इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तब आपको अंतर समझ में आने लगेगा कि इसमें हमें क्या क्या अंतर करना है। तो इससे आपको एक फ्लो आएगा। तब आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर आपके धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन आंसर धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। अब सवाल है टेल वर्ड्स का, पहले टेल वर्ड्स करवा दे, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, टेल वर्ड्स आपको करवाते हैं कि टेल वर्ड्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन होता है, कोई भी किसी का भी जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसके पीछे पहले टेल वर्ड्स को देखते हैं, तब बीच की चीजों को देखेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को इग्नोर किया जाता है वो होते हैं उसके पीछे के टेल वर्ड। वो समझ में नहीं आने के कारण क्वेश्चन के फॉर्मेट तो पूरा बदल ही जाता है आपका, लेकिन आप अपने आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को नहीं बदलते। क्वेश्चन का डिमांड बदलता है, आंसर राइटिंग। इसमें देखिए कुछ कॉमन वर्ड हैं जिनको एक साथ रखने की कोशिश की गई है, जैसे
उसमें भी थोड़े से डिफरेंस है, बट जैसे एक्सप्लेन करना ये इसके अंदर आएगा, व्याख्या करना विवरण देना, टिप्पणी यानी कमेंट, स्पष्ट कीजिए यानी क्लियर कीजिए, और प्रकाश का मतलब थ्रो लाइट। यहां पे पहला जो ये है इसमें व्याख्या करना है, टिप्पणी करना है, स्पष्ट करना है, प्रकाश डालना है। ये क्या कहता है आपसे, और ये जब किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है तो ये किसी भी क्वेश्चन के पीछे, तो ये आपसे क्या डिमांड करता है, उसका आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसकी अगर पहले नंबर के आंसर फॉर्मेट की बात करें तो इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बॉडी पार्ट में आप कहां जाएंगे, इसके बॉडी पार्ट में कोई भी सवाल अगर है, उसमें पूछा गया है एक्सप्लेन करें, उसमें पूछा है व्याख्या करें, उसमें पूछा गया है टिप्पणी करें, टाइप की जो चीजें हैं, यानी वो ये चाह रहा है कि आप आसानी से उसके अलग अलग पक्षों को आप प्रेजेंट कर दें। यहां कोई समझने की बात नहीं है, कोई समझाने की बात नहीं है। उन जो भी उसके एस्पेक्ट हैं, जैसे गांधी का ही सवाल है तो गांधी जी का जो सवाल है स्वतंत्रता संग्राम में उनके या योगदानों पे टिप्पणी लिखें, या स्वतंत्रता संग्राम में उनके आने के बाद कौन कौन से बदलाव हुए उस पर टिप्पणी लिखें, उसकी व्याख्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, उनके जो भी उनके द्वारा लाए गए बदलाव हैं उसको आपको शुरू से लेके लास्ट तक अरेंज कर देना है। ये वो सवाल होता है जिसके अंदर फैक्चुअल कंटेंट की डिमांड भी होती है, यानी यहां पे आपको फैक्ट्स भी लिखने हैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो फैक्चुअल डिमांड कहीं ना कहीं यहां पर दिखता है, और यहां पे फैक्ट्स आप ज्यादा डाल सकते हैं, इसकी संभावना होती है। लेकिन अपने आंसर को सामान्य तरीके से, क्योंकि आपको क्या लिखा स्पष्ट कर दीजिए, आपको क्या लिखा प्रकाश डाल दीजिए, टॉर्च उस पर जला दीजिए थोड़ा सा, कि गांधी जी के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए उसको दिखा दो अरेंज फॉर्म में। दैट्स इट, इतना ही मांग रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप अपने आंसर को सिंपल फॉर्म में डाल दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ फैक्चुअल कंटेंट भी है, अगर ज्यादा भी है तो यहां पे आप उसको डाल सकते हैं। तो यहां पे कुछ खास नहीं है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है ना उसके अंदर, जैसे सेक्शन 2 है, अगर 2 को हम लोग देखें, इसको देखें, इसके अंदर विश्लेषण करने के लिए कहता है, ठीक है, इसके अंदर विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है, विवेचना करने के लिए कही जाती है, और मीमांसा करने के लिए कहा जाता है। विश्लेषण वर्ड क्या होता है, विश्लेषण जहां पे आया उसका मतलब होता है आपको ऑपरेट कर देना है, आपको चीर फाड़ कर देनी है। यानी विश्लेषण जब आया, यानी आपको उस क्वेश्चन को जितने टुकड़े में बांट सकते हैं आप बांट सकते हैं। विवेचना के अंदर भी आपको उसको सरल शब्दों में, आपको एक फ्लो में, एक तार्किक फ्लो में आपको एक एक तथ्यों को क्लियर करके एक एक जो एस्पेक्ट है उस क्वेश्चन का, उसको आपको लिखना है मीमांसा के अंदर। मतलब कहने का है, ये जो जहां किसी क्वेश्चन में लगा, अब आपको माइन्यूट लेवल पे, आपको जो है अब एकदम से माइन्यूट लेवल कहने का मतलब है कि सूक्ष्म स्तर पे जाके इस किसी भी क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। उसके अंदर आपको अगर यहां पे इस इवन इन पूरे ही सवाल में खासकर यहां पे अगर आपको दिक्कत हो रही है, यदि आपको दिक्कत हो रही है, तो यहां पे W वाला जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, उसका यूज कीजिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो यानी कब, कहां, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब मिलता जाएगा। अपने क्वेश्चन को उसी फॉर्म में अरेंज करते चले जाइएगा। तो विश्लेषण करना, विवेचना करना और मीमांसा करने में काफी माइन्यूट लेवल पे, काफी सूक्ष्म लेवल पे आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। निगेटिव एस्पेक्ट भी आपको दिखाना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाना है, और उसके साथ आपको ये काम करना है। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे परीक्षण, एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, समीक्षा करना, गुण दोष। तो यहां पे क्लियर है, ये थर्ड है। अंतर भी आपको दिखाएंगे, अभी अंतर भी देखना है। आप जब किसी चीज का एग्जामिन करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, उसके गुण और दोष को देखेंगे। यानी किसी भी सवाल के पीछे अगर ये लग गया, यानी गांधी जी के द्वारा भारतीय राजनीति में किए गए कार्यों का परीक्षण करें, मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, गुण और दोष को बताएं, कहा जा सकता है। ठीक है, और दोष भी ऐसा थोड़ी ना दोष नहीं है, दोष भी
तो ये अगर किसी भी सवाल के पीछे ये सवाल है, फिर क्या होगा? देखिए यहां पर अब इसको ऐसे समझिए कि आप अच्छे हैं कि आपके साथ आपका दोस्त जो है वो अच्छा है। अगर थर्ड पार्टी से पूछेगा हम अच्छे हैं कि ये अच्छा है, तो वो आपके बारे में अच्छाई और आपकी बुराई को देखेंगे, क्योंकि हर आदमी में अच्छाई और बुराई होती है। आपके दोस्त की अच्छाई बुराई को देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और तब वो इवेल्युएट कर देंगे कि अच्छा नहीं आप कुछ मामलों में इनसे बेहतर हैं, ये भाई साहब कुछ मामलों में आपसे बेहतर है। अब परीक्षण में क्या होता है, एग्जामिन में क्या है कि आपको यहां पे भी चीर फाड़ करनी है, आपको यहां पर भी चीर फाड़ करनी है, समझिए चीर फाड़ करनी है। और ये जो चीर फाड़ है इसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को चीर फाड़ कर देना है और उसको फिर तब जाके उसको लिखना है। यानी यहां पे आपको इसके निगेटिव एस्पेक्ट और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों पे बैलेंस बना के कहीं ना कहीं चलना है। लेकिन क्या हमेशा बैलेंस बना रहेगा? तो जवाब है नहीं। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है पॉजिटिव वाला, सकारात्मक वाला वो भारी होगा और निगेटिव वाला कहीं ना कहीं हम कमजोर होगा। वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अगर बात करना हो तो वहां पे कहीं ना कहीं निगेटिव वाला थोड़ा भारी हो जाएगा और सकारात्मक वाला थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे आपको इवेल्युएट कैसे करना है, यहां पे उस जो भी क्वेश्चन के पीछे ये लगेगा उसके, क्योंकि यहां पे सीधे देखो इवेल्युएट करने की बात है। मूल्यांकन तभी होगा जब उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को आप बताएंगे, तब जाके आप इवेल्युएट कर सकते हैं। और विश्लेषण भी यहां कर रहे हैं, यहां देखो विश्लेषण कर रहे हैं, हम विवेचना कर रहे हैं, मीमांसा कर रहे हैं। लेकिन इससे ये अलग कैसे होता है, यहां पे क्या है कि जो भी तथ्य जो भी फैक्ट है उसको आप लिख रहे हैं, उसमें निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लिख रहे हैं, पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख रहे हैं, थोड़ा निगेटिव है उसको लिखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव है उसको लिखेंगे। मतलब यहां पे उस तरह से कंपेयर का डिमांड आपसे नहीं कर रहा है। यहां पे क्या चाह रहा है कि जो सब्जेक्ट आपके पास है उसके बारे में जो भी चीजें हैं उसको क्लियर करके आप उसको माइन्यूटली रूप से लिख दीजिए। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, अच्छे से निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ चीर-फाड़ करते हुए आप ऑपरेट करते हुए उसको लिखिए। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है और इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी अंतर के फॉर्मेट पे आपके पेपर चेक होंगे। उसके बाद ये क्रिटिसिज्म, इसको मैंने अलग रखा है, कहीं कहीं आपको एक साथ मिलेगा। देखिए ये क्रिटिसिज्म वर्ड जो है ना अपने आप में निगेटिव एस्पेक्ट बताता है। अभी दो चीज के अंदर छूटा हुआ है जो मैं अभी करवाऊंगा। क्रिटिसिज्म वर्ड जो है अपने आप में निगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। ये आलोचना शब्द जो है ना, ये जहां लग जाए, जिसमें लग जाए, ये व्याख्या में लग जाए, विश्लेषण में लग जाए, परीक्षण में लग जाए, ये आलोचना वर्ड जिसमें लगता है वहीं पे क्रिटिसिज्म वाला हिस्सा बढ़ जाता है। जैसे अगर आलोचना वर्ड नहीं है और तब आपको ये लिखना है, चलो आलोचना वर्ड नहीं ये लिखना है, तो आप पहली बात ये तय है कि हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों चीज, कोई भी पर्सन हो, कोई भी फेनोमेना हो, कुछ भी हो, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी और पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप निकालेंगे। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आना कितना खतरनाक होता है, लेकिन उसके भी सकारात्मक पॉइंट हैं, आपको पता होगा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, हमको सामान्यतः हम पॉजिटिव ही लिखते हैं जब तक आलोचना ना रहे, लेकिन आपका आंसर पूरा उससे नहीं होता है। आपको थोड़ा सा उसका नकारात्मक पक्ष भी दिखाना होता है। समझिए इसको, आपका के पास कोई भी सवाल हो, किसी से रिलेटेड सवाल हो, आप जब जवाब लिखते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आप उसके सकारात्मक पक्षों को लिख के निकल जाते हैं। अक्सर यही होता है। क्रिटिसिज्म वर्ड अगर नहीं डाला है तो आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखे निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका आंसर पूरा नहीं होता है। अगर नहीं है तब भी उसके जो 1, 2, 3 ही मतलब 10% हिस्सा आपको उसके क्रिटिसिज्म में भी लिखना है, वो सब में लिखना है। लेकिन जैसे ही आलोचना वर्ड लग गया, क्रिटिसिज्म वर्ड लग गया, किसी में क्रिटिकली व्याख्या करना हो, क्रिटिकली एनालिसिस करना हो, क्रिटिकली इवेल्युएट करना हो, कहीं पे भी या एग्जामिन करना हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्रिटिकल वर्ड लगा वैसे ही सामान्यतः क्या होता है 70% हिस्सा जो होता है उस आंसर का, आपके बॉडी के पार्ट का, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो निगेटिव हो जाएगा, यानी वो नकारात्मक होगा, वो क्रिटिसिज्म वाला होगा, वो आलोचना वाला होगा, वो कमी को दिखाने वाला होगा।
और 30% हिस्सा आप उसका पॉजिटिव कर सकते हैं। हाँ, यहां पर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें वेरी कर सकती है। कुछ ऐसे सवाल होंगे या ऐसा जवाब होगा जिसमें सकारात्मक ज्यादा चीजें, तो फिर वहां पे हम इसको कम करके 60 पे ला सकते हैं। बहुत ज्यादा कम करेंगे तो 50% से कम अगर क्रिटिसिज्म वाला कोई सवाल है तो उसमें क्रिटिसिज्म क्रिटिकली जो एग्जामिन करना है या क्रिटिकली एनालिसिस करना है वो 50% से कम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा। इतना तो होगा ही, मैक्सिमम 70% तक हो सकता है और ये कहीं पे भी लगाया जा सकता है। अब एक चीज और, ये चीज मैंने ये बता दिया। अब जो एक चीज और छूट रहा है वो छूट रहा है कि कंक्लूजन। देखो, इंट्रोडक्शन आपको सब में देना है, इंट्रोडक्शन सब में देना है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। कंक्लूजन में अंतर आता है, कंक्लूजन में अंतर आता है। देखिए, कंक्लूजन भी आपको सब में देना है, लेकिन तब भी अंतर क्या है, ये हिस्सा है। यहां पे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कंक्लूजन आप नहीं दोगे तो चल सकता है, जबकि नहीं चलाना है। इंट्रोडक्शन पे अलग नंबर होता है, बॉडी पे अलग होता है, कंक्लूजन पे अलग होता है। नहीं चलाना है, नहीं इसलिए चलाना है कि यहां पे आप 4 ही लाइन 2 ही लाइन लेकिन कंक्लूड कीजिए उसको, क्योंकि कंक्लूड नहीं करते तो आपका आंसर ही बंद नहीं होता है, वो खुला ही रहता है। जैसे चेक वेक पे देखते हो कहा जाता है कि लास्ट डिजिट को कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो किसी ने डाल दिया तो क्या होगा। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि ये चल रहा है, समझिए इसको माना जाता है कि ये ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग में है, यानी आपका आंसर बंद नहीं हुआ, कंक्लूड आपने नहीं किया। अब यहां पे आप आसानी से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो सेक्शन है, ये जो इसको हटाइए, ये और ये सेक्शन है, यहां पे आपके कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बढ़ नहीं जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप चीजों को माइन्यूट लेवल पे विश्लेषण कर रहे हैं। आप सोचो, विश्लेषण कर रहे हैं आप, यहां पे माइन्यूट लेवल पे एग्जामिन कर रहे हैं, आप इवेल्युएट कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन पेपर को इवेल्युएट किया जाता है, आपके आंसर सीट को इवेल्युएट किया जाता है, और इवेल्युएट टीचर कर ले और नंबर देना छोड़ दे, क्या होगा इवेल्युएट का मतलब? कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो इवेल्युएट जब किया जाता है, उसको माइन्यूट रूप से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे कंक्लूजन तो देना ही देना है, और उस कंक्लूजन को अच्छे से देना है, क्योंकि उस कंक्लूजन में अच्छा खासा नंबर छिपा होता है। तो हमको जब हम इस तरह के क्वेश्चन लिखेंगे तो हम एक बेहतर, मजबूत, कसा हुआ और एक सकारात्मक कंक्लूजन वहां पे लिखेंगे। कंक्लूजन के लिए भी एक नियम होता है सामान्यतः, कि कंक्लूजन किसी भी तरह के सवाल में लिखें, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आपको अपने कंक्लूजन को सकारात्मक रखना है। कोई ना कोई एक उम्मीद दिखा के रखनी है, कोई ना कोई आगे आने वाले टाइम में हम उसको ठीक कर ले, ऐसा आपको दिखाना है। सरकार एफर्ट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट कर रहा है, साइंटिस्ट एफर्ट कर रहे हैं, और हम जल्दी इसको काबू कर लेंगे। इस तरह की चीजें आपको वहां पे दिखानी है, आशा दिखाना है, क्योंकि आप एक मतलब आप जो है आईएएस या आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, तो इस तरह से आपसे वो उम्मीद कर सकता है। तो टेल वर्ड का यहाँ इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अब सवाल उठता है, क्वेश्चंस जो आते हैं वर्ड लिमिट का। वर्ड लिमिट का सिंपल सा फंडा है, एक नंबर, उसका फंडा ये है कि एक नंबर बराबर 10 वर्ड। ठीक है, एक नंबर का अगर सवाल है तो आप उसमें 10 वर्ड में आंसर लिखिए। आप पहले सुनते होंगे यूपीएससी के अंदर 2 नंबर का सवाल आता था ना, यूपीएससी में 2 नंबर का सवाल आता था, तो 2 नंबर के सवाल में टीचर कहते थे कि 20 वर्ड में लिखो, और तब भैया कोई सवाल पूछा जाता था कि सर 20 वर्ड में कैसे लिखेंगे, इतना सवाल है। तो उन्होंने बोले कोई बात नहीं, 20 वर्ड अगर नहीं हो पाता है तो 15% प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, यानी 20 वर्ड में नहीं लिख के 15% ऊपर नीचे, यानी वही कहने का मतलब 25 के अंदर निपटारा हो। तो एक नंबर बराबर कितना? 10 वर्ड। अगर 30 नंबर का सवाल है तो कितना? 300 वर्ड। तो यहां पे आपसे यह भी कहा जाएगा कि आप यहां पर 15% कम भी लिख सकते हैं, 15% अधिक भी लिख सकते हैं। सवाल है कि 15% कम से अगर और कम लिखना हो तब भी निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तब भी निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ये अगर आप सुनते होंगे कि पेपर को भर दो जो भी मन करता है लिख के और नंबर मिल जाएगा, तो ये सरासर गलतफहमी है, बिल्कुल ही गलतफहमी है,
क्योंकि नंबर मिलते हुए उनको देखा गया है जिन्होंने आंसर को अच्छे से डिजाइन किया है, जिन्होंने अपने आंसर लिखने के जो तरीके हैं उसको खूबसूरत बनाया है, उसको सुंदर सा बनाया है, उनको नंबर ज्यादा मिला है। उसके अंदर जो आंसर की ब्यूटी इनहांस की जाती है उसके अंदर आप इस तरह से पॉइंट्स बना के, आप इस तरह से चार्ट बना के, फ्लो चार्ट इसको कहते हैं, या आप इस तरह से क्लाउड बना के, पेन क्या होगा, यानी आप जो है इस तरह से क्लाउड बना के, ठीक है, पॉइंट्स ऐसे से दिखा के, तो इससे क्या होता है आपके आंसर के अंदर खूबसूरती बढ़ती है। जिन्होंने ये काम किया है उनको कम शब्दों में लिखने के बाद भी अच्छे नंबर मिले हैं। इसके बाद वर्ड हो गया, वर्ड लिमिट का इस हिसाब से आप अपना ध्यान रखिएगा। वर्ड्स भी मैंने बता दिया, टेल वर्ड्स हो गया। और पेन का यूज, पेन के यूज के बारे में कहा जाता, पेन के यूज में कोशिश कीजिए कि एक ही पेन का यूज करने का, और अंडरलाइन करेंगे नहीं तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ अंडरलाइन को लेके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लिखा रहता है वो, चलो ठीक है। आप बहुत ही जहां इंपॉर्टेंट लगे ना वहां हल्का सा अंडरलाइन कर दीजिए, देखने वाले को आसान हो, वो आसानी हो जाती है। उसमें ऐसा नहीं कि नंबर कटता है। अलग अलग पेन का यूज ना करें तो बेहतर है, एक कलर ज्यादा बढ़िया होता है। करने के लिए दो कर सकते हैं, लेकिन डर लगता है ना, तो डर जिनको लगता है वो एक ही पेन का यूज कीजिए। डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का, उसके लिए भी पेन का ही यूज कीजिए। डायग्राम जो आप बनाते हैं ना उसको भी, और डायग्राम जब बनाइए तो बहुत बड़ा और बहुत टाइम वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए, आप रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे आपको पेनिसुला दिखाना है ना, तो आप यहां से ऐसे कर लें, इन्हें पेनिसुला समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से डायग्राम बनाइए। तो अब सवाल है लास्ट, वो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत स्टूडेंट के मन में ये होता है कि हम अलग अलग तरह के बहुत सारे सवाल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहां क्या होगा, नहीं, ये आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा इससे। आपको कितने तरह के सवाल है, 10 से 12 तरह के सवाल आते हैं, उससे अधिक तरह के सवाल आते नहीं है। हर तरह के सवाल, जैसे एक तरह का सवाल है पहले तरह का, इसके अंदर 1 2 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन उठाइए, एक हल्का उठाइए, एक मॉडरेट उठाइए, एक मुश्किल वाला उठाइए, एक तरह के क्वेश्चन पे। उस सवाल को आप 50 बार लिखिए, उस तरह के सवाल को 50 बार लिखिए, उसको तब तक लिखिए जब तक कि आप उसको सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। टेस्ट सीरीज में कोई जब स्टूडेंट जाता है, उसको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है कि उसने क्वेश्चन लिखा और तुरंत भेज दिया या तुरंत उसको कर दिया। वो ये नहीं देखा कि उसने गलत क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर लिखा है, उसको लगता है अच्छा सर चेक करेंगे ना, ठीक कर देंगे। बट आपको तब अपने आंसर को चेक करवाना चाहिए जब आपको लगा है कि आप जिस स्थिति में हैं वहां पे इससे बेस्ट आंसर लिख ही नहीं सकते। अगर आपको लगे कि इससे बेस्ट आंसर आप नहीं लिख सकते, अगर आपको लग गया, तब आप उसको चेक करवाइए, जिससे भी आपको करवाना है चेक करवाइए, उसमें गलती होगी उसको फिर सुधारिए, फिर उसको लिखिए। और लिखते लिखते एक तरह के सवाल पे जब आप लिखने लगेंगे तो आपको फिर उस तरह के सवाल पे आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कंटेंट है, आपने फॉर्मेटिंग करना सीख लिया है, आपने अरेंजमेंट सीख लिया है, टेल वर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है, जहां भी जैसे भी सवाल पूछा जाएगा आप लिख लेंगे। तो आपको कुछ ही तरह के सवाल पे को बार बार लिखना है, ना कि 500 सवाल को लिखना है। आप 50 आप 20 आप चलो ना, बहुत आपको करना है ना, तो 50 सवाल से ज्यादा पे प्रैक्टिस ही नहीं करना है। 50 क्वेश्चन बहुत हो गया। आपको वैसे जो करना चाहिए वो 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 25 सवाल पे ही आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें अलग अलग तरह के, कि जब उसको आप अच्छे से लिख लोगे ना, तो उस तरह के कोई भी सवाल को आप कभी भी लिख लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे सवाल की जगह कुछ सवालों को अच्छे तरीके से लिखना ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अब डाउट दूर हो गया होगा, अब तो कुछ होगा नहीं बचा होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।